क्वेश्चंस की बात होती है तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं कहां से, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत के संविधान से। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले या संविधान को पढ़ना स्टार्ट करने से पहले हमें अपने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना होता है और ये जानना होता है कि किस तरीके से भारत का जो संविधान है वो डेवलप हुआ, भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो अगर हम भारत के संवैधानिक विकास की बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआत तभी से हो जाती है जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी और सन 1600 ईस्वी में ही जब भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा था और शासन कर रहा था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासनकाल में ही 1599 ईस्वी में सबसे पहला ब्रिटिशर भारत आया। और जब सबसे पहला ब्रिटिशर भारत आया तो उस समय ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ब्रिटेन का ताज था, भाई क्राउन का मतलब तो ताज ही होता है, तो ध्यान रखेंगे जो उस समय ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज हुआ करता था वो किसके पास हुआ करता था? क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट या टेलर प्रथम। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम हुआ करती थी। इसी महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने सन 1600 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के एक व्यापारियों के दल को या एक ग्रुप को 15 वर्षों तक भारत और भारत जैसे अन्य पूर्वी देशों में व्यापार करने की परमिशन दी थी। और ध्यान रखेंगे सन 1600 चार्टर के ही तहत मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का एक ग्रुप हुआ करता था। मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का एक व्यापारियों का ग्रुप हुआ करता था, दल हुआ करता था, जिन्हें पंद्रह वर्ष के लिए ट्रेड मोनोपोली या व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया था। कहां पर? भारत में। ये परमिशन महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को दी थी। और ध्यान रखेंगे ये परमिट लेटर साइन किया गया 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। कहां पर? ऑब्वियसली लंदन में, क्योंकि भाई महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम तो कहां रहती थी? लंदन में। और 31 दिसंबर सन 1600 को ही स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापार की शुरुआत की। और ये बात कब की है? अभी हम बात कर रहे हैं सन 1600 ईस्वी की, जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी। सन 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की डेथ हो गई और अकबर के मरने के बाद अकबर का बेटा सलीम भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया जहांगीर के नाम से। और आप जानते होंगे कि जहांगीर के ही शासनकाल में 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज आया, जो कि समुद्री मार्ग से आने वाला भारत में सबसे पहला अंग्रेज था। इसके बाद जहांगीर के ही शासनकाल में सन 1613 ईस्वी में ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। सन 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित करने का कार्य कहां पर किया? सूरत में। अंग्रेजों की भारत में सबसे पहली फैक्ट्री जो लगी, सबसे पहला कारखाना जो लगा, वो सूरत में स्थापित किया गया। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के लगभग 100 वर्षों के भीतर, लगभग 100 साल में भारत के 3 बड़े और प्रमुख बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो कौन कौन से थे? सबसे पहले फ्रांसिस डे के द्वारा 1640 ईस्वी में स्थापना की गई मद्रास शहर की।
उसके बाद 1668 से लेके 1677 ईस्वी तक गैरोल्ड आंगियार के द्वारा स्थापना की गई बॉम्बे सिटी या बंबई शहर की। और फिर 1697 से 1700 ईस्वी तक जॉब चारनॉक के द्वारा स्थापना की गई आधुनिक कलकत्ता शहर की। कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी और सन 1700 ईस्वी तक यानी कि सिर्फ 100 सालों में भारत के एक बड़े भूभाग पर और भारत में 3 बड़े बड़े और महत्वपूर्ण बंदरगाहों को एस्टैब्लिश करने का काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर चुकी थी। लेकिन अंग्रेजों के लिए टर्निंग पॉइंट तब आया जब मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ हो गई, क्योंकि सन 1707 ईस्वी में इन 1707 मुगल एम्परर औरंगजेब डाइड। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई और जैसे ही औरंगजेब मरा तो औरंगजेब के मरते ही बहुत तेजी से मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन शुरू हो गया या पतन शुरू हो गया। और अब मुगलों के ही स्टेट्स, मुगलों के ही प्रोविंसेस, मुगलों से ही क्या होने लगे, इंडिपेंडेंट होने लगे। और कहानी में नया मोड़ तब आया जब सन 1613 ईस्वी में जब सन 1713 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह फर्रुखशियर बना। तो मुगलों में एक अयोग्य मुगल बादशाह फर्रुखशियर भी हुआ करता था। ये सारी बातें आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मैं अभी केवल और केवल चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सारी की सारी बातें समझ में आ जाएं। औरंगजेब मरा। औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम उसका बेटा मुगल बादशाह बना 5 वर्षों तक। 1712 में उसकी डेथ हो गई। 1712 में मुगल बादशाह बना जहांदर शाह 1 वर्ष के लिए और फिर 1713 में मुगल बादशाह बना फर्रुखशियर। अब जब फर्रुखशियर भारत का मुगल बादशाह बना तो भैया फर्रुखशियर के पांव में एक फोड़ा हो गया और जब उसने उसका इलाज करवाया तो सारे वैद्य हकीमों से इलाज करवाया लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। हालात ये हो गए कि पांव काटने तक की नौबत आ गई। फिर मुगल बादशाह फर्रुखशियर के दरबार में एक ब्रिटिश सर्जन आया, एक अंग्रेज सर्जन आया जिसका नाम डॉक्टर विलियम हैमिल्टन था। उसने फर्रुखशियर से यह कहा और यह दावा किया कि वह उसे ठीक कर देगा। उसने फर्रुखशियर के फोड़े पर चीरा लगाया और पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर दी। सिर्फ पेट्रोलियम जेली लगाने से ही कुछ ही दिनों में भला चंगा हो गया फर्रुखशियर और खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। इसीलिए मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन दे डाली और कहा कि जाइए और जाकर बंगाल में जहां मर्जी फैक्ट्री लगाकर व्यापार कीजिए, हम आपसे कोई टैक्स या कोई कर वसूल नहीं करेंगे। और जब अंग्रेजों को ये व्यापारिक अधिकार बंगाल में दिया गया या कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया तो उधर भाई जो बंगाल सूबा था, जो बंगाल राज्य था, बंगाल प्रांत था, वो तो मुगलों के अधीन था। लेकिन अब बंगाल के सूबेदारों ने खुद को मुगलों से ही इंडिपेंडेंट कर दिया। उस समय बंगाल का सूबेदार हुआ करता था मुर्शीद कुली खान और मुर्शीद कुली खान ने कहा कि अब तो मुगल हमसे भी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, अब हमें उनके अधीन रहने की जरूरत नहीं है। तो बंगाल के सूबेदार मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और मुर्शीद कुली खान कहलाया बंगाल का सबसे पहला नवाब। अब कहने का मतलब यह है कि उधर तो मुगल बादशाहों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेजों को बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड या कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन दे रखी थी और उधर मुगलों से इंडिपेंडेंट खुद को कर लिया था बंगाल के नवाबों ने, बंगाल के सूबेदारों ने। अब बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के बीच में डिस्प्यूट या विवाद कैसे शुरू हुआ? अब क्योंकि बंगाल के नवाब मुगलों से इंडिपेंडेंट हो चुके थे इसीलिए वो टैक्स मांगा करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, कर मांगा करते थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर देने से इनकार करती थी क्योंकि उन्हें कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन मुगल बादशाह से मिली थी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और आप जानते हैं कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। और फिर आगे चल के 1764 ईस्वी में लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध, जो कि ब्रिटिशर्स और हमारे 3 शासकों के बीच में लड़ा गया, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर के युद्ध में एक बार फिर से हमारे 3 शासक मिलकर भी अंग्रेजों को पराजित नहीं कर सके और फाइनली बक्सर के युद्ध में बुरी तरीके से हार हुई। और बक्सर के युद्ध के ही बाद पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार या रेवेन्यू जनरेट करने के अधिकार किसके हाथों में आ गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गए। बंगाल का गवर्नर हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव। तो 1765 से लेकर 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया गया, डायरकी अप्लाई कर दी गई और कहा गया कि अब बंगाल के लोगों को 2 टैक्स देने होंगे, एक डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और एक वहां के स्थानीय दीवान को, जिसे हम नियुक्त करेंगे। कहने का मतलब अब बंगाल के लोगों के साथ ज्यादती की जाने लगी, उनका शोषण किया जाने लगा, आर्थिक रूप से
बंगाल में लूट खसोट शुरू हुई और लगभग 7 सालों तक, अगले 7 इयर्स तक, लगभग 7 सालों तक बंगाल को जमकर लूटा खसोटा गया। और वो बंगाल राज्य जो कि भारत का सबसे अमीर और संपन्न राज्य हुआ करता था, उसे मात्र 7 सालों में सबसे गरीब राज्य बना डाला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी में घूसखोरी, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब पहली बार ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह रियलाइज हुआ। अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके प्रोपराइटर्स चला रहे हैं, उसके मालिक चला रहे हैं, लेकिन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन नियम और कानूनों से चलेगी जो हम बनाकर भेजेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट से। बस यहीं से शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत के संवैधानिक विकास की। और ध्यान रखेंगे, भारत के संवैधानिक विकास को, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को हम 2 फेजेस में या 2 चरणों में विभाजित करते हैं, या 2 चरण में विभाजित करते हैं। सबसे पहला कहलाता है रूल अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी।